ये आपने कैसे फैसला किया कि ये इतना डीप रूटेड एक किस्म का आपका ये प्रोफेशन है डर्माटोलॉजिस्ट, क्योंकि लोग कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस तरफ कैसे फैसला हुआ? मुझे एमबीबीएस में ही शौक था। स्किन या जो चीज फौरी नजर आ रही है मुझे इंस्पायर करती थी, बजाय इसके कि एक्सरेज में देखना या लैब पे रिलाय करना। मुझे उसके मुकाबले में ये अच्छा लगता था। अब तो जगह जगह पे एस्थेटिक सेंटर्स बन रहे हैं। डर्माटोलॉजिस्ट जो इतना ज्यादा पढ़ लिख कर इतना वक्त गुजारता है, उसके पास जो है वो लोग कम आ रहे हैं। बदकिस्मती से इसमें थोड़ा सा हाथ सोशल मीडिया का। जिन्होंने पढ़ाई में टाइम नहीं लगाया, जिन्होंने डिग्रीज हासिल नहीं की, उन्हें ये इजी मनी लगती है। आम पब्लिक को गुमराह करना बहुत आसान, अनरियलिस्टिक ख्वाब दिखाना, ऐसे रिजल्ट शो करना जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। यंग एज की बच्चे बच्चियां भी जो है वो एंटी एजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे बच्चियों के क्या कहेंगे? एक्नी के लिए कहीं नहीं है कि ये पीआरपी करने से ठीक होगी। छाइयां हैं, उसके लिए पीआरपी कराना या कोई अनड्यू प्रोसीजर कराना। बच्चियों को भी समझना चाहिए। आजकल बच्चे बच्चियां 20-23 पे ही वरीड है, तो वो एक अनड्यू सी हाइप है। मेरा रंग गोरा हो जाए और मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं सबसे गोरा दिखूं, या ये गोरे रंग का जो जुनून है, इसको जो है एज ए डर्माटोलॉजिस्ट कैसे देख रही है? हम लोगों में थोड़े से कम्प्लेक्सेस मौजूद, 100-150 साल पुराने। गोरा सुपीरियर रहा है, तो अब हम में भी जो गोरे होंगे वो सुपीरियर होंगे। हमारा नेचुरल स्किन कलर है, जो हमारे इस एरिया में हमारी जीनोटाइप के हिसाब से जो अल्लाह ने हमारी जीन्स में दिया, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। खवातीन में खास तौर पे ये फीलर्स और बोटॉक्स और इस तरह की चीजें जो है, ये एक दफा अगर करवाते हैं तो फिर उसके बाद सारी बात 6 महीने साल बाद फिर करवाना, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इस ट्रेंड को जो है वो ज्यादा फैलने से? फैशन में तो आ गई है चीजें, और हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि इसको रोका नहीं जा सकता। इंडस्ट्री ग्रो ही इस बेस पे कर रही है कि चीजें आर्जी हैं, और जिसका अनड्यू एडवांटेज नॉन क्वालिफाइड पर्सन भी लेते हैं। पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ये पिछले ऑलमोस्ट कई सालों से हेल्थ के शोबा में एज ए डर्माटोलॉजिस्ट काम कर रही हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पिछले काफ़ी साल इन्होंने यहाँ पे फैसलाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दी और 5 साल ऑलमोस्ट निश्तर मुल्तान में भी रही, और अब फिर दोबारा से यहाँ पे फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में लाइट हॉस्पिटल में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कुलसूम जावेद, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी क्योंकि स्पेशलिटी ऐसी है कि हमारी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा ये स्किन के हवाले से चीजें जानना चाहती है, लेकिन इस तरफ जाने से पहले, क्योंकि आपका जर्नी बड़ा लंबा है और आपने बड़ा अच्छा माशाल्लाह अपना नाम बनाया पूरे इस अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में, डॉक्टर कुलसूम जावेद की इब्तदा कहाँ से हुई, कहाँ पे पली बढ़ी और शुरुआत कैसे हुई? बाय बर्थ आई बिलोंग मुल्तान से हूँ मैं, अच्छा। और शादी के बाद फैसलाबाद आई 2011 में। मेरी ट्रेनिंग है यहाँ से एफसीपीएस डर्मेटोलॉजी, और उसके बाद यहाँ सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे काम करती रही मैं LI2 हॉस्पिटल फैसलाबाद में। देन आई हैड अ चांस टू बी सिलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, तो उसके बाद फिर मैं मुल्तान रिश्ता मेडिकल कॉलेज में मूव की, एंड आफ्टर अराउंड 5.5 years आई एम बैक हियर फैसलाबाद अगेन एज एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में करंटली मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, तालीम सारी मुल्तान में हासिल की? लाहौर भी। अच्छा, लाहौर। MBBS में लाहौर से। अच्छा, लाहौर से किया, इसलिए Space यहाँ पे। ज्यादा यादें, इसका मतलब लाहौर और मुल्तान से आपने तो फैसलाबाद में। अच्छा, तीनों शहर बराबर हो। अच्छा। अच्छा, ये आपने कैसे फैसला किया कि डर्माटोलॉजिस्ट, क्योंकि अक्सर होता है खवातीन में तो MBBS किया अपनी जो है वो जो एक छोटी मोटी स्पेशलाइजेशन की, तो ये इतना डीप रूटेड एक किस्म का आपका ये प्रोफेशन है डर्माटोलॉजिस्ट, खास तौर पे स्किन से रिलेटेड, क्योंकि लोग कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें बड़ा डीपली जाना पड़ता है, तो इस तरफ कैसे फैसला हुआ? मुझे MBBS में ही शौक था बहुत ज्यादा। स्किन या जो चीज फौरी नजर आ रही है मुझे इंस्पायर करती थी, बजाय इसके कि एक्सरेज में देखना या लैब पे रिलाय करना, या वो चीज जो नजर नहीं आ रही उस पर उसके बारे में गैस लगाना। मुझे उसके मुकाबले में ये अच्छा लगता था कि पेशेंट जो आया है सामने बैठा है, मुझे नजर आ रहा है, आई कैन मैं फौरी डायग्नोज कर सकती हूँ, मैं फौरी उसको बता सकती हूँ। मुझे ये चीज बहुत इंस्पायर की थी ड्यूरिंग MBBS, इसलिए मैंने हाउस जॉब भी की, फिर मैंने इसको चूज किया कि मैं FCPS इसी में ही करना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी, मैं आप स्किन के हवाले से आप बात कर रही हैं, अब तो जगह जगह पे जो है वो हमें नजर आता है कि स्किन के रिलेटेड जो है ना वो सेंटर्स बन रहे हैं, एस्थेटिक सेंटर्स बन रहे हैं। अच्छा, इवन पार्लर्स वालों ने भी ये काम शुरू कर दिया है। तो डर्माटोलॉजिस्ट जो इतना ज्यादा पढ़ लिख कर और इतना ज्यादा जो है वो एक किस्म का लंबा अरसा अपनी वो एक किस्म की स्पेशलाइजेशन की तरफ इतना वक्त गुजारता है,
और उसके पास जो है वो लोग कम आ रहे हैं, ये जो एस्थेटिक सेंटर्स हैं या इस तरह के जो पार्लर्स हैं वहाँ पे लोग ज्यादा जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बदकिस्मती से इसमें थोड़ा सा हाथ सोशल मीडिया का है। हम्म। ज्यादा तो फायदे ही हैं यकीनन सोशल मीडिया के, हम्म। लेकिन थोड़ा सा ये जो माइनस पॉइंट ये अवेल करते हैं कई लोग जो फारिग हैं, हम्म। जिन्होंने पढ़ाई में टाइम नहीं लगाया, जिन्होंने डिग्रीज हासिल नहीं की, उन्हें ये इजी मनी लगती है और उससे सोशल मीडिया का सहारा लेके आम पब्लिक को गुमराह करना बहुत आसान है। उन्हें अनड्यू अनरियलिस्टिक ख्वाब दिखाना, ऐसे रिजल्ट शो करना जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है, तो वो इस तरह लोगों को गुमराह करते हैं और ये एक काफी हद तक कंडेम करना चाहिए। मतलब ये अच्छी बात नहीं है। क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट का डिफरेंस हमें आम पब्लिक को पहुंचाना चाहिए कि एक बंदा है जो पढ़ लिख के पूरी डिटेल से स्टडी करके एमबीबीएस और उसके बाद फिर स्पेशलाइज भी करता है, तो यकीनन उसमें कुछ तो क्वालिटीज होंगी जो उसने इतने एग्जाम्स क्लियर किए और उसके बाद उसकी नॉलेज और उसकी डायग्नोसिस एबिलिटी वो काफी साउंड है, जिसकी बेसिस पे उसे प्रायोरिटी मिलनी तो चाहिए आम पब्लिक की निस्बत से भी। लेकिन ये है कि हाँ, अवेयरनेस मैटर करती है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और इसमें आप लोगों का रोल बहुत हद तक है। डॉक्टर साहब, क्या आपका हेल्थ केयर या आप एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी सारी बात एक पूरी एक वो होगी, एक एसोसिएशन होगी इसके हवाले से, तो क्या वो इसमें कोई किरदार नहीं, ये एस्थेटिक सेंटर्स को बंद करवाने के हवाले से, ये जो पार्लर्स में जाके मशीनरी के जरिए लोगों के चेहरे गोरे किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या आपकी क्या एसोसिएशन किरदार अदा कर? हमारी एसोसिएशन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट और इसमें बहुत सीरियसली काम कर रही है, कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ केयर कमीशन भी इसके बारे में लॉज लेके आ रहा है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भी अब काफी इस बारे में चूंकि कंप्लेंट्स भी जा चुकी हैं, अब वो भी इस पे एक्शन ले रहे हैं और अब इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में देखेंगे। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद शेख भी इस पे बहुत विजिलेंटली काम कर रहे हैं और आप उसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में देखेंगे कि इस पे क्रैकडाउन होना चाहिए और होगा। अच्छा, क्रैकडाउन होगा भी, तो फिर ये जो अभी इतने सारे लोग हर गली मोहल्ले में, इवन बड़े बड़े प्लाजास में, बड़ी बड़ी शॉपिंग सेंटर्स में, अब अच्छा खवातीन ने भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जी आए जी हमारे एस्थेटिक सेंटर पे आए और हम आपको जो है पूरा स्किन का ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये फिर जब बंद होंगे तो फिर ये लोग भी शोर मचाएंगे। तो इसके लिए क्या कोई आप नहीं समझती कि इन लोगों को भी ऐसा भी इंगेज किया जाए, इनको ट्रेनिंग्स दी जाए? ट्रेनिंग्स का भी सिलसिला मौजूद है, लेकिन उसमें बेसिक मैटर करती है ना कि एमबीबीएस तो हो, क्वालिफिकेशन एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो, तो उसके बाद कोई फेलोशिप डिप्लोमा, अब हमारी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ही इंट्रोड्यूस कर रही है डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी एंड डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक मेडिसिन, कि जिन्होंने एफसीपीएस किया हुआ है, एनसीपीएस एफसीपीएस किया हुआ है एमबीबीएस के बाद, वो उसको डिप्लोमा को परस्यू करें। मुल्क में और भी 2-3 यूनिवर्सिटीज ने ये शुरू किया है ताकि एक मतलब जेन्युइन तरीके से पढ़ के समझ के एग्जाम क्लियर करके एग्जामिनर्स को सेटिस्फाई करके समझ के फिर डिग्री लेके जो लोग निकलें यकीनन वही क्वालिफाइड कहलाएं और उनको प्रैक्टिस का हक होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, एक सामने देखा है कि बहुत सारी मिसाल यंग एज की बच्चियां भी जो है वो एंटी एजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि जी हमारी जो स्किन हल्के से कुछ पिंपल्स या ऐसे जो कुछ स्कार्स बने तो उसके ऊपर भी जो है लोग इतने बड़े बड़े लंबे ट्रीटमेंट और एस्थेटिक सेंटर्स में चले जाते हैं, बचाए डर्मेटोलॉजिस्ट की जाने। तो ऐसे बच्चियों के क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि वो समझें इस बात को कि पहले फर्स्ट स्टेप पे आप मेडिकल मैनेजमेंट के लिए किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से परस्यू तो करें, उनसे ओपिनियन लें। कई मसलों का हल सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट है, एक्नी के लिए कहीं नहीं है कि ये पीआरपी करने से ठीक होगी, वो नाजायज है, वो गलत बात है। मिलाजमा छाइयां हैं उसके लिए पीआरपी कराना या कोई अनड्यू प्रोसीजर कराना डायरेक्ट, और वो भी किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की राय के बगैर, ये ठीक नहीं है। बच्चियों को भी समझना चाहिए कि एंटी एजिंग की जरूरत, एंटी एजिंग प्रोसीजर या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की जरूरत हमें किस एज से है, इधर इट इज 30, 40 और 50। आजकल बच्चियां 20-23 पे ही वरीड है कि हमें एंटी एजिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए, जबकि उनकी स्किन में अभी सब जो है नेचुरल कंपाउंड सब अच्छे उस पर मौजूद हैं। तो वो एक अनड्यू सी हाइप है जो कि अच्छा, एक और हाइप भी है कि जी मेरा रंग गोरा हो जाए और मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं सबसे गोरा दिखूं, या फीमेल है तो वो भी, ये गोरे रंग का जो जुनून है पाकिस्तानियों में खास तौर पे,
इसको जो है एज ए डर्माटोलॉजिस्ट कैसे देखनी है, और इस चीज के इस जो पूरा जो हमने एक किस्म की दौड़ लगाई है, इससे कैसे बचा जा सकता है? इस दौड़ की वजह अगर आप देखें ना, नॉट बीइंग ओनली अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बीइंग अ लिटरेरी पर्सन, अगर हम हिस्ट्री से देखें तो हम लोगों में थोड़े से कम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। 100-150 साल पुराने हमारी रेस में कह लें, हमारी पॉपुलेशन में, कि गोरा रंग शायद सुपीरियर है। गोरा सुपीरियर रहा है, तो अब हम में भी जो गोरे होंगे वो सुपीरियर होंगे। हमारा नेचुरल स्किन कलर है जो हमारे इस एरिया में हमारी जीनोटाइप के हिसाब से जो अल्लाह ने हमारी जीन्स में दिया, वो नेचुरल है, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हमें उसे खराब होने से बचाना चाहिए, हमें उसमें बेहतरी और ग्लो की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अननेचुरल तरीके से अपनी स्किन टाइप को चेंज करने की कोशिश, स्किन टाइप्स कही जाती हैं 6 टाइप्स की, 1 2 3 4 5 और 6। 6 हैं जो बहुत डार्क अफ्रीकन स्टाइल की हैं, नीग्रो स्टाइल की, और 1 है जो बहुत लाइट। हम 3 4 में फॉल करते हैं। अब हम चाहें कि 4 वाला बंदा या 5 वाला बंदा वो 1 में कन्वर्ट हो जाए, तो ये डिजायर तो अननेचुरल है। डॉक्टर साहब, ये खास तौर पे बहुत सारी जगहों में देखा है, खवातीन में खास तौर पे ये फीलर्स और बोटॉक्स और इस तरह की चीजें जो है वो हर ये एक दफा अगर करवाते हैं तो फिर उसके बाद सारी बात 6 महीने साल बाद फिर करवाना, और ये बड़ा एक्सपेंडिचर है इसमें, ये सारी चीजों में। तो ये जो कंसेप्ट अब आम तौर पे ये किस्म का ये भी स्टैंडर्ड बन गया किस्म का जी, फीलर्स और बोटॉक्स का, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इस ट्रेंड को जो है वो ज्यादा फैलने से? फैशन में तो आ गई हैं चीजें, और हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि इसको रोका नहीं जा सकता। इंडस्ट्री ग्रो ही इस बेस पे कर रही है कि चीजें आर्जी हैं। ये सब तरीका इस्तेमाल इलाज जो है ये अक्सर टेम्परेरी है। इनमें फायदा भी है, इनका टेम्परेरी होने का फायदा है। जो चीज परमानेंट हो और वो गलत हो जाए और पसंद ना आए, उसके तो ज्यादा हेज़ल्स हैं। तो एक लिहाज से इसका फायदा है जो ये चीजें टेम्परेरी हैं। दूसरा ये कि हाँ, 4 to 6 months 9 months पे प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो किसी चीज का तो बेसिकली एडवांटेज है जिसकी बेस पे ये फील्ड ग्रो कर रही है, और जिसका अनड्यू एडवांटेज नॉन क्वालिफाइड पर्सन भी लेते हैं। एज रिलेटेड चेंजेस हो एक्सेप्टेड है। एज रिलेटेड चेंजेस को आप थोड़ा सा सॉफ्टन करना चाहते हैं, नेचुरल लुक्स में रखना चाहते हैं, बोटॉक्स फिलर्स उस हद तक जरूरी हैं, जरूर किए जाएं। बाकी अब ये ट्रेंड हो गया है कि यंग लोग भी हैं, एज रिलेटेड चेंजेस नहीं आए, बट दे डिसलाइक देयर चिन, दे डिसलाइक देयर चीक्स, दे डिसलाइक देयर लिप्स। तो वो एक जो है ना, एक ट्रेंड वो भी चल पड़ा। डॉक्टर साहब, मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे सपोज टू बी, मैं एक फीमेल या मेल हूँ, तो मैं रंग गोरा करना चाहता हूँ, और ये एक तरफ तो है जी आप ये जी क्रीम यूज करें, आप क्रीमों के इश्तिहार वो भी मिलियंस करोड़ों रुपए में एक किस्म की उनकी मार्केटिंग चल रही है, तो उससे इंस्पायर भी हो रही है बच्चे बच्चियां दोनों। आप एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे समझती हैं कि रंग गोरा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इस तरफ दौड़ तो है? पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि जो मार्केट में एक इस वक्त हाइप है रंग गोरा करने वाली क्रीम में और मिक्स क्रीम में, उनके इतने ज्यादा नुकसान हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट जब बैठ के क्लिनिक में ओपीडी में देखते हैं, तो अब तो आधा बर्डन ऐसा होने लग गया है कि जो उनको यही समझाना पड़ता है कि आप रंग गोरा करने वाली क्रीमें छोड़ दें, आपकी जल्द पर इसके बहुत से नुकसान आ रहे हैं। खून की नालियां पतली वाजे हो रही हैं, जल्द आपकी पतली हो रही है, पेपर थिन स्किन हो जा रही है, रिंकल्स एज से पहले आ रही है। मेरे पास खवातीन बैठती हैं, मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि आप 28 साल अपनी उम्र कह रही हैं लेकिन आपकी स्किन शो कर रही है कि यू आर एट 45 ईयर्स। तो ये ज्यादती, तो ये फिर अपनी स्किन के साथ खुद ज्यादती करते हैं। जब लोकल क्रीम्स देते हैं उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, सब में अक्सर स्टीरॉइड्स होते हैं, वो वक्ती टेम्परेरी सा रंग गोरा करते हैं और उसके साथ बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देते हैं। फिर उन क्रीम्स को जब छोड़े तो यकीनन रंग वापस अपने उस पे आ रहा होता है, तो इस तरह पेशेंट उसकी एडिक्शन में लग जाता है। वो छोड़ता है, रंग दोबारा काला हो रहा है, वो फिर दोबारा वही क्रीम खरीद लेता है, या उससे भी और पोटेंट स्ट्रॉन्ग क्रीम खरीद लेता है। जी अब ये इंडियन क्रीम आ गई है, अब जी वो जी इटली की क्रीम आ गई, अब जी फ्रांस की क्रीम आ गई, तो वो क्रीमों के चक्कर से ही हमारी आवाम नहीं निकल पा रही, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, कि पब्लिक खुद इस बात को समझे ग्रेजुअली कि ये बातें गलत हैं। मेरे पास बच्ची आके बैठती है या बच्चा आके बैठता है तो मैं तो पहले उसकी माँ को ढूंढती हूँ। हाँ जी, माँ को आगे माँ को समझाना पड़ेगा कि आप अपने खुद इस बात को समझें और अपने बच्चों के दिमागों से इस चीज को निकालें। बच्चों को ये कम्प्लेक्स ना दें, ये तो आगाज है अभी से अगर बच्चे इन कम्प्लेक्सेस में जाएंगे कि हमें कोई कमी है, तो वो आगे जाके जिंदगी की दौड़ में क्या करेंगे?
क्या करें? जबकि इन्होंने बहुत कुछ करना है हमारी यूथ में, सिर्फ अपना रंग तो गोरा नहीं ना करना। डॉक्टर साहब एक चीज और हम अक्सर देखते हैं कि ये जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या इस तरह के जो फीमेल है मेल है चाहे, तो वो भी आधी स्किन डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट बनी हुई हैं। अच्छा, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है डर्मेटोलॉजी की, वो भी अपना वो प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि जी आप स्किन के लिए ये चीज लें, फेस के लिए ये चीज लें। तो इसकी तरफ जो है आपकी एसोसिएशन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो खराब हो रही हैं बजाय ये कि बेहतर होने के। तो ये जो जैसे मैंने स्टैटिक सेंटर्स की बात की, पॉलर्स की बात की, आपने कहा ना कि इनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, तो इनको जो है खास कैसे रोका जा सकता है कि वो स्किन की जो प्रिस्क्रिप्शन है कम उसको वो ना करे जो जिसके पास ये अहलियत नहीं है। बिल्कुल, इन्हें लेजिस्लेशन से ही रोका जा सकता है। हम्म, गवर्नमेंट ही, क्योंकि आपकी कंट्रीज में तो ये ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, थ्रू हेल्थ केयर कमीशन, थ्रू पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उस तरह से ही इन पे क्रैकडाउन होगा। हम इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोशिश करते हैं आम आवाम की अवेयरनेस कि उन्हें समझ आए इस चीज की। उसमें आप भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं और करना भी चाहिए, दैट वुड बी अप्रिशिएबल। तो बाकी हमारी एसोसिएशंस और गवर्नमेंट लेवल पे भी आप इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में देखेंगे। डॉक्टर साहब ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल, ऐसा कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी रहे और आप एज ए बिल्कुल, क्योंकि हर बंदा ये जानना तो चाहता है ना कि ऐसा क्या तरीकाकार इख्तियार करे कि उसकी स्किन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। खास तौर पर हम देखते हैं अक्सर पानी का इस्तेमाल, या क्या क्या रिकमेंड करेंगे इस हवाले से कि क्या तरीकाकार लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए? स्किन इज द मिरर ऑफ योर इंटरनल बॉडी। जो आपके अंदर चल रहा है वही आपकी स्किन पे शो होना है, वही आपकी नेल्स पे शो होना है, वही आंखों में शो होना है। तो जितना आप अंदर से अपनी जिल्द का, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे वही आपकी जिल्द पे शो होगा। तो इसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, किसी भी कमी से बचना, किसी भी विटामिन की कमी, आयरन की कमी से बचना, वो सब इसमें मैटर करता है। और सन प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा, हमसे अगर कहा जाए तो हम यही एडवाइस करते हैं कि सन प्रोटेक्शन लें, मैक्सिमम विटामिन सी ओरल भी होना चाहिए, अंदर से भी, और टॉपिकल भी हेल्प करता है। तो ये चीजें हैं जो स्किन को, और ऐसे विटामिन हैं या ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो स्किन के लिए, खास तौर पे फेस के लिए या स्किन के लिए जो है ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं? विटामिन सी का सबसे ज्यादा रोल है, बाकी सारा बी कॉम्प्लेक्स भी, आयरन, जिंक सब मैटर करता है। कोई एक स्पेसिफिकली नहीं हम कह सकते कि ये मैटर करता है। स्किन को ज्यादा ग्लो करने के लिए कौन सा ऐसा फल है या कौन सी ऐसी चीज है जो जिसको ज्यादा यूटिलाइज करते हैं तो उसका बेहतर इम्पैक्ट आता है? सब फ्रूट्स अच्छे हैं, सब फ्रूट्स बेहतरीन हैं। विटामिन सी कंटेनिंग सारे फ्रूट्स जो हैं, वेजिटेबल्स, वो सब हेल्प करती हैं इसमें। तो उन सब की कंजम्पशन ज्यादा होनी चाहिए। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा डॉक्टर साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब सारा दिन प्रैक्टिस, और जाहिर बात है आपकी तो लाइफ वो इधर पढ़ा रही हैं, उधर पेशेंट्स को चेक कर रही हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी हॉबी है जो डॉक्टर कुलसूम जावेद रोजाना की बुनियाद पर करती हैं? अगर नहीं की तो वो समझ लें कि आज आपका दिन खाली खाली सा लगा। मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन एट द एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ फेस, नेक, हैंड्स। सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, वो है जो हमारी एजिंग कराती है। अगर हमने एजिंग और एज ज्यादा हो के उन प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स का खर्चा कम कराना है। अच्छा, आपने हॉबी भी अपनी वो रखी हुई जो बतौर डॉक्टर एक किस्म का जो आपको समय समझती है कि ये सूटेबल है? जाहिर है, फिर जब आपको एक चीज की अहमियत का एहसास हो जाता है, जैसे आप बात करें कि फिटनेस और सेहत कितनी जरूरी है, आपको उसका एहसास हो गया है, फिर आप उसको अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएंगे। तो बस हमारे मामले स्किन को मॉइस्चराइजर और उसको हर सूरत में डेली बेसिस पे करना। अच्छा, खाने में क्या पसंद करती हैं? ऑलमोस्ट सब कुछ, बट मोस्टली स्टेक्स। म्यूजिक भी सुनती? कम, लेकिन जरा पुराना। अच्छा, ओल्ड थोड़े, हाँ, हम 20 साल पहले। आजकल का म्यूजिक कम सुनते हैं। अच्छा, किसको सुनती हैं? कौन सिंगर कौन सा पसंदीदा है? राहत फतेह अली खान। अच्छा, वो तो इतने पुराने, नुसरत फतेह खान। अब उनके रीमिक्स भी बहुत अच्छे आते हैं ना। जिंदगी में डॉक्टर साहब जाहिर बात है आपका प्रोफेशन ऐसा है कि वो जिसे कहते हैं, लेकिन मोहब्बत पे भी बिलीव रखती हैं? बिल्कुल, इन एवरी रिलेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम गॉड towards my last child, in every relation there is.
ट्रैवलिंग भी करती हैं? ट्रैवलिंग हाँ काफी हो जाती है, लाइक करती हैं ट्रैवलिंग को? किसी हद तक, ज्यादा हो जाए तो बंदा अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और जो अक्सर हम आजकल वजह से आप सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं कि ट्रेंडिंग में जो चीज आती है तो वो हमारी ना सोसाइटी, हमारी लोग जो है ना उसको बड़ा ज्यादा लेते हैं। अब एक ना नया ट्रेंड जो आ रहा है जी, पहले तो क्रीमों का, ये जैसे हम बात कर रहे थे क्रीम्स का दौर था, अब सीरम जो है वो खास तौर पर फीमेल्स में इसकी एक अजीब सी दौड़ शुरू हो गई है कि जी ये सीरम लगा लें, वो सीरम लगा लें, ये सीरम। तो ये सीरम लगाना और ये क्या, ये जो हम एक नई भीड़ चाल का शिकार हो रहे हैं, तो क्या ये सीरम स्किन के लिए या फेस के लिए बेहतर है? ये हाइप है, नई हाइप है मार्केट में, जो आएगा उसकी हाइप क्रिएट करा दी जाएगी। सीरम हर एक के लिए सेम नहीं हो सकता, स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, एक्नी है या नहीं है, फिर जरूरत किस सीरम की है, एज क्या है, एंटी एजिंग की साइड पे हमें जाना है या नहीं, या सिर्फ स्किन फ्रेश रखनी है, ड्राई है तो हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजिंग टाइप की चाहिए या एक्नी के लिए कोई उस टाइप का चाहिए। तो ये इंडिविजुअली हर केस में फर्क होगा, और स्टिल हर सीरम हर एक को सूट नहीं कर सकता। बहुत से मसले मसाइल भी देखने में आते हैं। एक्नी प्रोन स्किन वाले लोग जब एक्सेसिव सीरम्स का इस्तेमाल करें, एक्नी बढ़ जाती है। विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करें, एक्नी बढ़ रही होती है। तो ये एक जनरल मैटर के तौर पे लिया नहीं जा सकता कि जो मार्केट में कह दिया जाए कि ये सीरम सब। जिस तरह से फोन आ गया जी, ये वो सीरम इस्तेमाल कर लो जी, अच्छा जी उसने कह दिया जी वो सीरम इस्तेमाल करो, लड़कियां एक दूसरे के फोन के ऊपर ये किस्म के वो सीरम चल रहे हैं, तो वो ये जी करती गलत है, फिर आती हैं, फिर बताती हैं, और फिर उस सीरम के पैसे भी जाया जाते हैं जो पहले खरीदा होता है। अच्छा और फिर आगे ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। अच्छा, ये खास तौर पर ये अपना ये सर्दियों का सीजन में ड्राई स्किन जो है वो, हर दूसरे बंदे को ये इशू है कि ड्राई स्किन से कैसे बचा जा सकता है? वो आपने तो अपना मॉइस्चर का आपने बता दिया कि डेली बेसिस पे, लेकिन आम आदमी जो है, आम आवाम, इससे ये जो ड्राई स्किन के इशू और ये जो खुश्की और इस तरह की चीजें जो है, इनसे कैसे बचे? हाइड्रेशन, हम हाइड्रेशन भी अपनी अच्छी नहीं रखते, वाटर इनटेक हम लोगों का कम होता है, वो बेहतर रखना चाहिए, यकीनन वो भी स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। और एक जो बहुत सस्ता इमोलिएंट या जो हम चीज अंडर यूटिलाइज करते हैं, व्हाइट पेट्रोलियम जेली, जो कि हम सब की एसेस में है, जबकि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, हमें वो इस्तेमाल करनी है मैक्सिमम जितनी वो आपका मॉइस्चर रिटेन कराएगी, और कोई भी महंगे से महंगी जो है ना प्रोडक्ट्स, वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। जी फलां लोशन मंगवा लें, तो उनसे एक किस्म का ये आप बड़ा सस्ता हल बता रही हैं कि इससे आप मॉइस्चर रख सकते हैं। अच्छा, अक्सर हमने ये भी देखा है कि सर्दियों में खास तौर पे जो है ना वो स्किन पे कोई ऐसे स्कार बन जाते हैं, एलर्जी हो गई, अच्छा वो बढ़ते बढ़ते फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रीटमेंट सही नहीं होता, किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, तो इन दी एंड होता क्या कि पूरी स्किन पे वो एक कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इस चीज को जो है क्योर करने के लिए क्या कहेंगे? एक बात तो है कि एक्जिमास, जो डर्मेटाइटिस कहा जाता है, चंबल टाइप की चीजें, वो ड्राई स्किन के साथ, और कुछ लोगों में किसी चीज से एलर्जी होगी, किसी केमिकल से, वो फैल रही हैं। दूसरा फंगस अब बहुत कॉमन हो गई है, जिसको हम शुरू में एलर्जी समझ रहे होते हैं, पेशेंट भी आते हैं यही बताते हैं एलर्जी, एक्चुअली वो स्किन की फंगल इन्फेक्शन होती है, और उसको अगर टाइमली और प्रॉपरली ना ट्रीट किया जाए तो वो फैलती जाती है। थोड़े से दिन एंटी फंगल लेके ट्रीटमेंट लेके छोड़ दिया, 6 दिन लेके छोड़ दिया, 10 दिन लेके छोड़ दिया, वो बल्कि जो है ना स्किन की इन्फेक्शन और रेजिस्टेंट हो जाती है, जल्दी ट्रीट नहीं हो रही होती, फिर वाकई वो ट्रीटमेंट कॉस्ट और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए टाइमली एडवाइस लेना जरूरी है, और किसी भी जो स्किन पे मसला निकला है उसका हल ये नहीं है कि मेडिकल स्टोर पे गए और कोई भी जो स्टीरॉयड चल रहा है जो सबसे ज्यादा सस्ता और बेटोवेट डर्मोवेट लेकर लगा ली, और फिर वो फंगल इन्फेक्शन बढ़ रही हो जो कि एक्चुअली एक्जिमा नहीं थी या कोई और मसला था। हर मसले का हल बेटोवेट डर्मोवेट नहीं है, और हमने तो हर मसले को बेटोवेट डर्मोवेट लेके आ गए है, बिल्कुल, कि हर चीज के लिए स्टीरॉयड लगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि मैं, बल्कि मेरे साथ एक बहुत अच्छे दोस्त, उनके साथ वो एक एलर्जी उनको हल्की सी शुरू हुई, और फिर वो एलर्जी वो डर्मोवेट इस तरह बेटनोवेट के ऊपर चलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता उनका पूरा बाजू मैंने देखा कि वो खराब हुआ, तो बाद में पता चला कि वो तो फंगस प्रॉब्लम था उन्हें। बिल्कुल, ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। तो इनसे जो है वो सारी बात है, और फिर होता क्या कि वो हम खुद भी ट्रीट करवा रहे थे, हमें किसी गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले गए, किसी सिंपल एमबीबीएस के पास चले गए, उसने जो दिल में आया वो लिख दिया। तो आप क्या समझती नहीं कि ये आपको जो बीमारी, आप उसी डॉक्टर के पास जाएं? बात फिर वहीं आ जाती है कि हमें ये अवेयरनेस चाहिए कि जिस जो मसला है उसके क्वालिफाइड फिजिशियन के पास ही जाएं हम, तो फिर हमारा सही इलाज होगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
डॉक्टर साहब एक तो आप क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा कि क्योंकि हमारी ऑडियंस ये जानना भी चाहती थी कि खास तौर पे ये जो स्किन के रिलेटेड इश्यूज हैं, और हम ये जो एक हमारा एक हम ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं ना, हम अब टिकटॉक पे और फेसबुक पे या यूट्यूब पे इन चीजों पे हम आ गए हैं। तो हर दूसरा बंदा हर अपने वो एक टोटके बता के वो मिलियन व्यूज भी ले रहा है, मिलियन रुपीस भी कमा रहा है। और ये सबसे बड़ी चीज ये कि हम इस चीज को जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो कंडेम भी कर रहे हैं और इसको रोक भी नहीं पा रहे। तो इसके लिए क्या ऐसे पैरामीटर्स हों कि जिसको आप समझते नहीं कि आपके डर्माटोलॉजिस्ट इस हवाले से वो खुद भी सोशल मीडिया पर आए? और हमने देखा है कि आपकी जो जितनी भी किस्म के एसोसिएशन के लोग हैं वो नहीं आते। आप देखें इतने अरसे बाद आप हमारे पॉडकास्ट पे आई हैं, तो हमने ये देखा कि वो लोग सोशल मीडिया से क्यों दूर भागते हैं, और ये लोग ज्यादा ट्रेंडिंग में इसलिए आ जाते हैं कि ये हर वक्त अवेलेबल होते हैं। अच्छा, मेरा थोड़ी सी ओपिनियन, काफी हद तक तो मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक्चुअल ग्राउंड्स पे आप देखें ना, तो जो पढ़ा लिखा बंदा है, मॉर्निंग भी जॉब कर रहा है, इवनिंग में भी पेशेंट देख रहा है, वो खासा बिजी क्लिनिशियन हो जाता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सोशल मीडिया को उस तरह यूटिलाइज कर सके जिस तरह कोई फारिग और आजकल के बच्चे बच्चियां कर रही हैं। तो उस चीज का ये डिसएडवांटेज सिर्फ हो रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्वालिफाइड लोगों के भी पेजेस हैं, और आम आवाम इतनी लर्नड है कि आप चाहें तो किसी भी बंदे का नाम गूगल पे सर्च करें, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इज ही क्वालिफाइड और नॉट, उनकी क्या डिग्रीज हैं क्या नहीं है। ये तो जो है अटेंशन सीकर, उस पर डिपेंड करता है कि वो जहाँ जाए वहां पहले ये तो देखे कि यहाँ कोई क्वालिफाइड पर्सन है या नहीं, तो उससे कंसल्ट किया जा सकता है। टेक्नीशियन है। डॉक्टर साहब, लाइफ का कोई ऐसा रिग्रेट जो आज तक आपको याद हो? Not exactly. Alhamdulillah, everything has been perfect. Alhamdulillah. And I'm very much satisfied with my profession, with my life. Basically तो ये प्रोफेशन रिलेटेड होते हैं ना, तो वो तो डेफिनेटली जब मैं उससे सेटिस्फाई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आज भी आपको यादगार है, और आप अपने चाहे बचपन से लेके आज तक कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको ना भुलाओ और अच्छी यादें हैं उसके हवाले से? लम्हे तो बहुत सारे हो सकते हैं। हमारी लाइफ में तो देखे ना, हर एग्जाम का रिजल्ट मैटर करता है। किस लम्हे, कैसे मैट्रिक का रिजल्ट आया था, कैसे एफएससी का था, एंट्री टेस्ट का, एमबीबीएस, एफसीपीएस, जिस दिन पीपीएससी से रिजल्ट आया, असिस्टेंट प्रोफेसर का, मेरे लिए तो वो सारे ही लम्हे इतने स्पेशल हैं कि हाँ मैं याद करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जाते जाते प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे स्किन के साथ साथ हमारे हमने अक्सर देखा है बहुत सारे ये लोगों में कॉमन चीज है कि उनके बालों की जो स्किन है, सर की स्किन है, वहां पर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट की फील्ड है? बिल्कुल, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन, हेयर, नेल जो नजर आ रहा है वो सब ट्रीट करते हैं, एक्सेप्ट ये कि आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कान के अंदर कोई प्रॉब्लम है, दांतों का कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो स्किन में नहीं। ये जो बाल गिरते हैं, बालों का, हाँ जी बिल्कुल। अब बालों के कई मसले हैं, सिर्फ गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, पिछले 6 महीने में क्या प्रॉब्लम आया पेशेंट को जिसकी वजह से गिर रहे हैं, स्किन पे कोई खुश्की, कोई दाने पस वाले हैं या नहीं है, आया वो कोई ऐसे हेयर डाई यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स, आजकल पार्लर के ऐसे कई प्रोसीजर्स हैं, स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, उसके बाद एलर्जी आ जाती है, या हेयर पे ट्रैक्शन आई, काफी जोर से खींचे गए, उसके बाद मसला आया। तो मसले मसाइल तो काफी सारे हैं, वो फिर डिटेल इवैल्यूएशन और देखने के बाद पता चलता है। देखने के बाद ही पता चलता है। तो आप समझते हैं कि ये सिलसिला रुक सकता है, ये बाल गिरने ये स्किन डॉक्टर के साथ ही रुजू करना चाहिए? बिल्कुल, और किसी हद तक बालों का रुकना नेचुरल भी तो है, जो नॉर्मल पर डे गिरने हैं बाल, कई लोग उसको भी अब नॉर्मल समझ रहे होते हैं, जबकि वो नेचुरल है। अप टू 100 हेयर फॉल अ डे, दैट इज नॉट एबनॉर्मल एट ऑल। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आप इस प्रोग्राम से मुस्तफीद भी हुए होंगे, क्योंकि एज अ स्किन डॉक्टर ये इतनी सारी बातें मैं नहीं जानता था जितनी आज डॉक्टर साहब ने बताई, और खास तौर पर जिस तरह इन्होंने कहा कि ये जो गली गली एस्थेटिक सेंटर्स और ये जो पार्लर्स जो है ये स्किन को एक किस्म का गोरा करने का जो अमल सिखा रहे हैं, ये कतई तौर पर गलत है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है वो इससे मुस्तफीद भी होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।